अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पीपीएससी का लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास सारा मटेरियल मौजूद है। तो जो भी आप हेल्प चाहिए आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो जॉब जो है वो सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला इन होप्स हो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और दिसंबर में इंशाल्लाह ताला जॉब्स आ जाएंगी, ऐड आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी तैयारी पे थोड़ा थोड़ा करके करते रहें। आप इस बात पे ना रहें कि जब ऐड आएगा फिर देखी जाएगी फिर हम तैयारी करेंगे। देखिए ये जितनी भी जॉब्स हैं सीटें आएंगी उस पर हज़ारों जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही। तो इसलिए जो बहुत सारे जो मास्टर्स या एमफिल बंदे हैं वो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, वो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं। तो वो इस वेट में है कि जब कब जॉब्स आती हैं। तो यानी कि हज़ारों एप्लीकेंट्स होंगे, तो अगर आपने अच्छी खासी मैंने की होगी तभी आप उनको कम्पीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अपनी तैयारी साथ साथ करते रहें और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो मैं हमेशा हाज़िर हूँ आपके लिए। और मैं अभी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। और आज हम लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं पीपीएससी का। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला आगे कंटिन्यू रहेगा। अभी हमने 11th की फिज़िक्स को स्टार्ट किया है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स के बारे में कि सूडो फोर्स क्या होती है। सूडो फोर्स जो होती है इट इज़ अ फेक और इमेजिनरी फोर्स। ये फोर्स ये फेक फोर्स होती है या इमेजिनरी फोर्स होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। देखिए फिजिक्स में या साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो एक चीज़ उसकी एग्जांपल है सूडो फोर्स। रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। और इसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि रियलिटी में जो हम चीज़ें वो जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, जो हम उनको इमेजिन करते हैं इसलिए इमेजिन करते थे ताकि जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो आसान से आसान हो जाएं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे रिजल्ट उसके मुताबिक आए। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, चीज़ों को इमेजिन करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है वी टेक दिस फोर्स इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि आप जानते हैं कि जो न्यूटन के लॉज हैं वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए ही वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम क्या होती हैं, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती हैं जिनमें बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो या कांस्टेंट हो। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो लेकिन जब आप रियलिटी में जब आप ट्रैवल करते हो तो कार की स्पीड वो यूनिफॉर्म तरीके से चेंज नहीं होती बल्कि डिफरेंट तरीके से चेंज होती है। तो एक्सेलेशन जो प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट एक्सेलेशन ही होता। कभी ज़्यादा एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा, कभी मिड एवरेज होगा, कभी कम होगा। यानी एक्सेलेशन की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है। तो वो वेरिएबल एक्सेलेशन प्रोड्यूस होता है। और न्यूटन के जो लॉज है हम उसको जो है मोशन के लिए हम उसको स्टडी कर उसको यूज़ करते हैं। तो लेकिन जब हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम आते हैं तो फिर हम क्या करें, in the non-inertial frame because the Newton laws are valid only in inertial frame. So since forces always exist in pairs according to Newton third law, जो forces होती हैं वो हमेशा pairs में एक्ट करती हैं। तो जब आप एक फोर्स लगाती हैं तो उसके रिएक्शन के तौर पर भी फोर्स लाजमी लगती है। और फोर्सेस की नेचर क्या होती है, सेम नेचर की फोर्सेस होती हैं। जो फोर्स जिस टाइप की फोर्स एक्शन वाली होगी, रिएक्शन की फोर्स भी उसी टाइप की होती है। इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम वी विल टेक सूडो फोर्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पेयर ऑफ फोर्सेज। तो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम सूडो फोर्स को यूज़ करते हैं फोर्सेस का पेयर बनाने के लिए। फिर हमारे पास फ्रिक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक अपोजिंग फोर्स होती है। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन रिलेटिव मोशन। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि मोशन हमेशा रिलेटिव होती है। इसमें काफ़ी डिटेल से बात हो गई थी तो लिहाजा अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बताया कि जो मोशन होती है वो हमेशा रिलेटिव होती है। तो ये हमेशा रिलेटिव मोशन में ही प्रेजेंट होती है फ्रिक्शन की फोर्स। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जब दो बॉडीज आपस में टच में होती हैं
तब ये फोर्स पैदा होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि फिजिक्स के अकॉर्डिंगली वो जो टच होता है वो टच कितना होना चाहिए कि कब ये फोर्स पैदा हो। ये बस सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुकी हैं। इट अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करते हैं। मतलब एक बॉडी मूव करना चाह रही है, अभी मूव नहीं कर रही, करना चाह रही है, उस जो ख्वाहिश को ही अपोज करती है। इट एक्स टेंजेंशली अलोंग द कॉन्टैक्ट। तो ये हमेशा टेंजेंशली ही कॉन्टैक्ट, अगर इस तरह है तो इस तरह वो एक्ट करेगी, अगर कॉन्टैक्ट इस तरह तो ये इस तरह एक्ट करेगी। यानी कि जिस तरह कॉन्टैक्ट होगा उसी डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगी। तो फ्रिक्शन की टू टाइप्स होती है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रेजेंट व्हेन द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो तब बॉडी मूव नहीं कर रही होती, बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मूव करे। तो तब उसकी जो ख्वाहिश को ख़त्म करने वाली जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आप ख्वाहिश को ही मार दें तो वो फिर बंदा उस चीज़ को ख्वाब ही नहीं देख सकता, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करती है, उस ख्वाहिश की, उस टेंडेंसी को ही ख़त्म करना चाहती है, ताकि अगर टेंडेंसी ख़त्म हो जाए तो फिर बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो यानी कि ये टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए मौजूद होती है। इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं होती बल्कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। यानी कि जितनी फोर्स आप लगाएंगे उसके रिएक्शन के तौर पर उतनी फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपोज करने के लिए लगाएगा। अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगी, अगर आप फोर्स कम लगाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम लगेगी। तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होती, ये वेरिएबल फोर्स है। तो यानी कि इसको हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जितनी फोर्स आप लगा रही हैं उतनी ही ये फोर्स लगाता है। ये नहीं है कि आपने 5 न्यूटन आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई हुई है बॉडी को मूव करने के लिए, तो ये क्या करे, ये 20 न्यूटन की फोर्स रिएक्शन के तौर पर लगा दे, तो उसको क्या पड़ी है 20 न्यूटन की फोर्स लगाने की, उसका काम तो 5 न्यूटन से बन रहा है। तो जो नेचर होती है वो तो हमेशा बचत में जाती है। तो अगर आप 5 न्यूटन लगाएंगे तो रिएक्शन के तौर पर भी 5 न्यूटन फोर्स ही लगेगी, 20 न्यूटन की फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो इस फोर्स की भी ज़ाहिर एक लिमिट है, ये एक लिमिट ताकि रोक सकती है। तो जब आप उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाती हैं तो क्योंकि फिर इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर क्या करना है, वो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। बट इट हैज़ अ लिमिट विच इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रैक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जहाँ पर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब बात, इसका मतलब ये नहीं है कि कम से कम फ्रिक्शन, इसका मतलब है मैक्सिमम फ्रिक्शन, कि उसकी जो लिमिट है, जो आखिरी जो हद है, वह ज़ाहिर वहाँ पर उसकी फोर्स मैक्सिमम होनी है, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लिमिटिंग का मतलब है ये फोर्स को कम से कम फोर्स, बल्कि इसका मतलब है मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन। जब आप ये लगा देती हैं तो अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो फिर क्या करते हैं, बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। व्हेन द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड्स देन द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। तो अगर जो स्टैटिक फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल है तब बॉडी मूव नहीं करेगी। तो ये कंडीशन है कि बॉडी का रेस्ट में होने के लिए, जब आपकी स्टैटिक फोर्स और आपके अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल होंगी तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। द काइनेटिक फ्रिक्शन दूसरी टाइप है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रेजेंट व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्रेजेंट। अब बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया है। पहले थी वो रेस्ट में तो उसने अभी फुल जोर लगाया, और आप भी जोर लगाते हैं तो फिर उसकी जब कैपेसिटी खत्म होगी और चूंकि आपके पास एनर्जी है तो आप कंटिन्यूसली फोर्स लगाते रहे, तो उसकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद अब उसमें हिम्मत नहीं रही कि वो उसको बॉडी को मजीद रोक सके, इसलिए वो बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। तो अब जब देखें, जब बॉडी मूव करती है तब भी उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसको हम नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का। ये कांस्टेंट फोर्स होती है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होती, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू, चाहे छोटा पहिया हो चाहे बड़ा पहिया हो, जो कुछ भी हो, छोटा ऑब्जेक्ट हो बड़ा ऑब्जेक्ट हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, सबके लिए कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यही वजह है कि जब हम मूव करते हैं तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। लेट्स सपोज अगर ये भी वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती, तो फिर जब आपने हाई स्पीड पे जाना था तो ज़ाहिर इसने भी वो हाई एनर्जी वाली फोर्स लगानी थी, तो फिर आप कभी भी हाई वेलोसिटी से हाई स्पीड से मूव ना कर पाते। इसलिए ये क्या होती है, कांस्टेंट फोर्स होती है। इससे
आप इसको इस तरह से भी याद रख सकती हैं कि जब हम ज़ाहिर हाई वेलोसिटी हमें हमारी तभी अटेन होती है जब हमें कोई रोक टोक नहीं होती, हमारी कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होती। अगर अपोजिंग फोर्स जितनी हम फोर्स लगा रही हैं उतनी ही अपोजिंग फोर्स लगे फिर तो बॉडी मूव ही ना कर पाए, और या उसके करीब करीब अपोजिंग फोर्स लगे तो बॉडी स्लोली मूव करे। तो जब बॉडी तेजी से मूव कर रही, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जब आप चाहे आपकी वेलोसिटी स्लो हो चाहे आपकी वेलोसिटी हाई हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब तक आपने मूव करते रहना ये फोर्स हमेशा प्रेजेंट होगी, चाहे आप स्लो मूव कर रहे हैं चाहे आप बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं, इसकी वैल्यू हमेशा मौजूद रहेगी, ये कभी भी फोर्स ख़त्म नहीं होगी। तो अगर बॉडी मूव करने की कंडीशन क्या है, द बॉडी मूव्स ओनली इफ द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रैक्शन, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी तभी बॉडी मूव कर सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो जब ज़ाहिर एक भारी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट पे आपको समझ नहीं आएगा, एक भारी ऑब्जेक्ट उसको मूव करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपने इमेजिन, आपने ज़रा गौर किया होगा जब एक भारी ऑब्जेक्ट को मूव करना शुरू कर देता है तो फिर हमें जो फोर्स होती है वो हमें कम लगानी पड़ती है, फिर हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। अब ये भी देख सकते हैं कि जो ट्रक होते हैं इसमें हम बहुत सारा जो कई जो कि मान जो होती हैं वो हम इस पे वो ट्रक पे लाद के हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, इतना भारी वजन होता है। लेकिन जो टायर होते हैं उसको क्या करते हैं, उस फ्रिक्शन को कम कर देती हैं और जब हम मूव करते हैं तो फ्रिक्शन और कम हो जाती है। तो यानी कि वो जो ढेरों जो किलो का वो सामान होता है वो हम क्या करते हैं, इजीली वो हम ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि जब हम मूव करते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि आप कह सकती हैं कि बस बॉडी को मूव करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो जब बॉडी ने फोर्स एक दफ़ा मूव करना शुरू कर दिया तो फिर आप इजीली मूव उसको फिर आपकी फोर्स कम आपको लगानी पड़ती है। जब आप रेस्ट में होते हैं तब स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स इक्वल होती हैं। जस्ट अबाउट टू मूव, अभी आप मूव नहीं किया बल्कि मूव करना स्टार्ट ही किया है, तब क्या फार्मूला क्या होता है, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन। इसमें जो एन है उसको वो नॉर्मल फोर्स है और जो म्यू एस है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये हमें बताता है कि कितनी हमें लिमिटिंग फोर्स लगानी पड़ती है। अगर बॉडी स्लाइड कर रही है या मूव कर रही है तब काइनेटिक फ्रिक्शन मौजूद होगी, तब हमारा फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो म्यू एस की जगह क्या आ जाता है, म्यू के और एन हमारा वो सेम रहता है। फिर नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय सच फोर्सेस। जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो जब वो वर्क डन करती हैं उनका वो डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर तीन पाथ है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है और एक ये वाला पाथ है, ये पाथ छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, तो पाथ पे ये डिपेंड वर्क डन नहीं करता, बल्कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब देखिए ये पाथ छोटा है, ये बड़ा उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहीं। तीनों पाथ के लिए आपको सेम ही वर्क डन आपका करना पड़ता है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उसके लिए चाहे पाथ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या जितना मर्जी बड़ा हो, एक हर पाथ के लिए इक्वल ही वर्क डन करना पड़ता है। एंड डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनका जो वर्क डन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो आती हैं वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। तो अगर आप की ये इनिशियल पोजीशन है तो आप यहाँ से घूम फिर के ये सारा घूम फिर के वापस आप अपनी जगह पर आ गए हो, तो ये कम्प्लेक्स पाथ है। लेकिन आप देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस का एडवांटेज हमें क्या है कि हमें इसका वर्क डन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर हम इसका रियलिटी में वर्क डन करना पड़े तो हमें इसकी इंटीग्रेशन करना पड़ती है। इसको हम छोटे छोटे वो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सबको वो कंबाइन कर देंगे, यानी इसकी बहुत कम्प्लेक्स जो है इसकी वो कैलकुलेशन होती है। लेकिन जब मैं आपको बोल दूं कि ये फोर्स ये वर्क डन किया कंजर्वेटिव फोर्स ने, तो आप देखोगे कि बॉडी जहाँ से पहले उसने मूव किया था
एंड पे वहीं पे वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई है, तो आप आंखें बंद करके कह दो कि सर जी इसका आंसर है ज़ीरो। आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने कह देना ज़ीरो है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। एनर्जी की टाइप लेके ये किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड क्यों करती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी जाहिर है वो हमेशा वो डिपेंड किस पे करती है? मोशन पे, और मोशन क्या होती है? रिलेटिव होती है, यानी कि वो फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो जब मोशन डिपेंड कर रही है फ्रेम पे, तो ज़ाहिर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है। फिर नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये कहता है द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, चाहे इंटरनल फोर्सेज हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, या एक्सटर्नल फोर्सेज हो, या कंजर्वेटिव फोर्सेज हो, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हो, चाहे जो सी मर्जी फोर्स हो, वो वर्क डन करेगी, वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी। डेल का मतलब होता है चेंज इन। तो व्हेन W इज पॉजिटिव, जब वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब वर्क डन हमारा नेगेटिव होता है इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हुई है, हमारी एनर्जी का लॉस हुआ है। द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। अकेला जो वर्ड है पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइंड नहीं है फिजिक्स में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइंड है। द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी वो डिफाइन नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए डिफाइन है, उसका फार्मूला क्या होता है? डेल यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। तो नॉन कंजर्वेटिव की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी यू इज मिनिमम। जब जो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है उसमें क्या होता है? जो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है? मिनिमम होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है कि आपने बॉडी को थोड़ा सा आपने पुश किया, वो वापस आपकी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, यानी कि आपने फोर्स लगाई है, तो जब आपकी फोर्स का असर खत्म हो तो बॉडी क्या करे? वापस आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यू इज मैक्सिमम। जो अनस्टेबल जो होती है उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जो न्यूट्रल के लिए यू की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर आप न्यूट्रल व इक्विलिब्रियम होगी तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इन रियलिटी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। जो हम न्यूटन का लॉ हम पढ़ते हैं कि हम कहते हैं जी एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो ये आपने बहुत सारे हर जगह आपने यही पढ़ा होगा। तो ये जो इन रियलिटी ये जो आप बात करते हो तो ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि ये एक्सेलेरेशन किसका एक्सेलेरेशन है? क्या सिस्टम का एक्सेलेरेशन है? क्या बॉडी का एक्सेलेरेशन है? किसका एक्सेलेरेशन है? तो ये एक्सेलेरेशन है सेंटर ऑफ मास का। तो F इज इक्वल टू एम ए में ये जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है ये एक्सेलेरेशन किसका होता है? ये हमेशा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन होता है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पर आप बॉडी को मूव वो फोर्स लगाए तो बॉडी क्या करे? स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर दे। तो फॉर एग्जांपल ये एक पेंसिल है, तो अगर आपने बॉडी को यहाँ से मूव करवाया तो वो रोटेट करेगी। अगर आप इसको सेंटर से मूव करेंगे तो वो बॉडी क्या करेगी? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। यानी कि जिस पॉइंट पर बॉडी क्या करे? स्ट्रेट फोर्स लगाने से स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कम्प्लेक्स मोशन होती है, फॉर एग्जांपल इस तरह की जो ना टेढ़ी मेढ़ी जो मोशन होती है, तो फिजिक्स में इसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही ज़रा टफ कैलकुलेशंस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी ज़ाहिर है ये मोशन तो होती है इस तरह की, जैसे कि बटरफ्लाई है, तो इस तरह की जो मोशन होती है वो हमारी डेली लाइफ में मौजूद होती हैं। तो ज़ाहिर है फिजिक्स तो ये तो नहीं है कि थोड़े से केसेस के लिए फिजिक्स हमने यूज़ करनी है, तो जब जो कम्प्लेक्स सिचुएशन है आज उसका हमने फिजिक्स यूज़ ही नहीं करनी। तो जब इस तरह की जो कम्प्लेक्स मोशन होती है तो ज़ाहिर हमने कैलकुलेशंस तो करनी है, तो हम क्या करते हैं? हम सेंटर ऑफ मास की मदद लेते हैं। हम इस सारे पाथ में जो ऑब्जेक्ट होते हैं सारे पाथ के हम वो मोशन को स्टडी नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं? जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है हम ये देखते हैं कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास की मोशन क्या है। वो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास उसकी मोशन हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है।
तो हम क्या करते हैं कि वो उसकी सिर्फ सेंटर ऑफ मास की जो मोशन होती है सिर्फ, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास की मोशन को हम स्टडी करके वो जो फिर रिजल्ट आता है वो इस तकरीबन इसके क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इसके करीब करीब होता है। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या करता है, हमें जो कम्प्लेक्स मोशन होती है उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसलिए जितनी भी हम अगर हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है तो जितनी मर्जी कम्प्लेक्स मोशन करें, हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन को हम स्टडी करेंगे, जो उसके रिजल्ट आएंगे वो सारी मोशन पे एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ इसलिए जो ए है तो ये सिस्टम का एक्सेलेरेशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन होता है। इसी तरह जो मोमेंटम की ये जो वेलोसिटी, ये भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू एम सी ओ एम। तो जो P होता है ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम होता है, और जो V होती है ये हमारी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, कि चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, चाहे इन इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे पार्शली इलास्टिक हो, यानी जो सी मर्जी टाइप हो कोलिजन की, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या करता है, रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। कोलिजन की कोई भी टाइप हो तो उसके लिए मोमेंटम क्या होता है, वो हमेशा कंजर्व करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है मोमेंटम की, एनर्जी की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर आप जो हम कोलिजन को डिवाइड करते हैं तो हम किसकी बेस पे करते हैं, जो आपको पता है कि जब भी आप डिवीजन करते हैं तो कोई ना कोई बेस होती है। तो जो कोलिजन की जो बेस है उसको हम किस पे वो हम लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बेस पे उसको हम डिवाइड करते हैं। तो आप जानते हैं कि छोटी बुक्स में दो टाइप्स होती है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इसके अलावा भी कोलिजन की टाइप्स होती है, लेकिन वो हाई लेवल के लिए है, वो पीपीएससी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि पीपीएससी के सिलेबस में आप बीएससी तक आपने जाना है 16 स्केल के लिए, इसलिए फिर हम उसको स्टडी नहीं कर रहे। तो काइनेटिक एनर्जी के बेस पे इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को हम वो डिवाइड करती हैं। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली का मतलब क्या है कि ये हम केस लेते हैं आइडली, ये रियलिटी वाला केस नहीं है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव। तो बॉडीज क्या करती हैं, आपस में स्टिक वो चिमट जाती हैं, और चिमट के वो चिमटी रहती हैं और आगे क्या करती हैं, मूव करना ऐसे शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होती है वो ग्रेटर देन होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि जब बॉडी कोलाइड करती है तब उसकी कोई ना कोई एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। तो बॉडी की जो शेप है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है, तो डिफॉर्म करने में भी उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो जो उसकी फाइनल जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है सिस्टम की, और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एनर्जी इज वेस्टेड इन डिफॉर्मेशन। लास्ट वाला पॉइंट है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई इज इक्वल टू 1। ई हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। इसके वजह से हम बता सकते हैं कि कौन से बॉडी इलास्टिक कोलिजन है, कौन सी इलास्टिक कोलिजन है। यानी कि जो मैथमेटिकल हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें हम ई की वैल्यू फाइंड करके हम बता सकते हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक हो रहा है कि इन इलास्टिक हो रहा है या प्रैक्टिकल हो रहा है। तो अगर हमारा आंसर ई की वैल्यू आती है 1 तो फिर हमारी कौन सी कोलिजन होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो हम फिर कोलिजन कौन सी होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक। और अगर हमारा आंसर 0 और 1 के दरमियान आता है, मतलब 0.1 आता है, 0.2 आता है, 0.9 तक आता है या 0.99 तक आता है, तब हमारी कोलिजन क्या होगी, तब हमारी कोलिजन परफेक्टली होगी। तो जितना आंसर 0 के करीब होगा इसका मतलब है वो उतनी ज़्यादा इनइलास्टिक कोलिजन है, और जितना आंसर 1 के ज़्यादा करीब होगा इसका मतलब है वो उतनी इलास्टिक कोलिजन के करीब है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 12, यहाँ पे एंड हुआ। तो जो सीरियस जो टीचर्स हैं जो पीपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं, मेरे 12 लेक्चर्स हो चुके हैं पीपीएससी पे, तो वो सारे लेक्चर्स को लाजमी स्टडी करें। शॉर्टकट आप आगे यूज़ करेंगे तो फिर आपकी कामयाबी नहीं होगी, मेहनत आपको करना पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आपका मुकाबला चंद सौ से नहीं बल्कि हज़ारों से है। तो इसलिए अभी तक हमारा जो एफएससी पार्ट 1 की 12 लेक्चर्स हो चुकी हैं, तो इसमें 3-4 लेक्चर्स और हो सकती हैं। तो इसके बाद फिर हमारा एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट होगी। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकती हैं चैनल को सब्सक्राइब करके।
और अपने दोस्तों से शेयर करके। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। और जो अपनी कीमती तजावीज़ है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।